वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज मैं एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, हॉट बर्निंग इश्यूज जो बिहार जल रहा है और बिहार के साथ साथ और कई राज्य भी जल रहा है। ट्रेन को जलाया जा रहा है, रोड पे गाड़ियां को जलाया जा रहा है। आखिर क्यों जलाया जा रहा है? नौकरी तो लोगों की जिंदगी को सेव करने के लिए, इज्जत देने के लिए। आखिर इस नौकरी में क्या ऐसा है कि लोग ट्रेन को जला रहे हैं, लोग आग के हवाले गाड़ियों को कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं? वो कौन सी नौकरी है कि इस पे इतनी बड़ी आफत मची हुई है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्यों हो रहा है? आइए हम आज उस स्कीम के बारे में जाने। तो वो स्कीम कौन सा है? अग्निपथ। अग्निपथ, आप समझ रहे हैं ना? नाम क्या है इस नौकरी का? अग्निपथ। और नाम जब अग्निपथ है, किस संस्था से जुड़ा हुआ है? डिफेंस। कौन सी संस्था है? डिफेंस, जो हमारी देश की आन बान शान, यानी इसमें नौकरी करने वाले इसमें अपने आप को आन बान शान महसूस करते हैं। डिफेंस में काम करने की मतलब उनकी इज्जत बड़ी हो जाती है। देश के लिए नाम नमक और नौकरी करते हैं तो अपने आप को सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। और क्यों ना गर्व महसूस हो, क्योंकि अपने देश के बलिदान के लिए हम तैयार होते हैं, देश की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, तो गर्व तो महसूस होगा ही। पर उस महसूस करने की बजाय, उसमें हम जाने के बजाय, आखिर ये संस्था डिफेंस सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। आखिर उसमें जाने वाले कैंडिडेट क्यों इनडिसिप्लिन हो गए हैं, ये समझने का विषय है। क्या हम इनडिसिप्लिन रह के बिहार को जलाएंगे, यूपी को जलाएंगे, क्या देश को जलाएंगे? क्या इस तरह हम डिफेंस में सेवा करेंगे? नहीं, हम इनडिसिप्लिन होके डिफेंस में डिसिप्लिन का काम नहीं कर सकते हैं। आप इनडिसिप्लिन होके डिसिप्लिन का काम नहीं कर सकते। नौकरी लेना है तो आप आन बान शान से लीजिए, अपनी बात को रखना है तो सरकार के सामने गांधीगिरी के नीति को अपनाइए। आप वायलेंट होकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर आम जनता को नुकसान करके, देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करके आप इस संस्था में काम करने की योग्य नहीं है। मैं जानता हूं कि 4 साल की ये नौकरी है, पर ये 4 साल की नौकरी में अपनी तो बात कहने का आपकी अधिकार है। आप एज ए गांधीगिरी की तरह बात कीजिए। आप गांधी के देश में पैदा हुए हैं, समझ रहे हैं ना बात? तो आइए हम उस स्कीम के बारे में बात करें। मैं जब ये इस अग्निपथ के बारे में बात करूंगा तो 2 पहलू पे बात करूंगा। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी आर्मी के बिहाफ क्या है, क्यों इसे सेक्टर को लाया गया है, अग्निपथ स्कीम को क्यों लाया है, एंड दूसरा जो मेरा पहलू रहेगा एज ए कैंडिडेट क्यों अपना फ्यूचर को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों आग लगा रहे हैं, क्यों ट्रेन को फूंक रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करें। पहला हम सवाल ये उठाते हैं आर्मी के बिहाफ में। आपको क्या पता है कि हमारा डिफेंस का बजट कितना है 2022-23 का? तो हमारा डिफेंस का बजट कितना है? 5,22,166 करोड़। कितने में है? करोड़ रुपीस है। ये कब का बजट है? 2022-23 का, यानी इस साल का बजट है, जिसमें से 1,19,696 करोड़ ये डिफेंस के पेंशन में चला जाता है। यानी जो लोग इस संस्था से जुड़े थे, जो काम कर रहे थे, तो उन्हें
जो पेंशन दिया जाता है इतना पैसा 1,19,696 करोड़ रुपीस सिर्फ पेंशन में निकल जाता है डिफेंस में। और बाकी जो पैसा जो है हमारे पास 2,33,000 कहा जाता है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये इसका मतलब क्या होता है, यानी जो लोग डिफेंस में काम करते हैं उनकी सैलरी के पेमेंट और आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस में तरह तरह के जो हथियार खरीदे जाते हैं वो इसी पैसा से मेंटेनेंस होता है। तो आप सोचिए सरकार के पास भी मजबूरियां है, सरकार इतनी अगर नौकरियां देंगी तो कहां से पैसे लाएगी, उसका बजट तो इतना ही है और इसी बजट में से तो उसे एडजस्ट करना है। तो सरकार के पास भी मजबूरियां हैं और लोगों के पास भी मजबूरियां हैं। एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें इस बात को समझना होगा, और जो संपत्तियां को हम नुकसान कर रहे हैं तो किसके पैसे नुकसान कर रहे हैं, हम अपने पैसे को नुकसान कर रहे हैं। उसी पैसा को ना हम टैक्स देते हैं, उसी पैसा के हमारे घर वाले टैक्स देते हैं, उसी संपत्ति को नुकसान करते हैं जिस ट्रेन से हम यात्रा करते हैं। सोचिए अगर आपके घर में कोई आता होगा और वो इमरजेंसी में होगा तो अगर उस ट्रेन को हम जला देंगे तो आपके घर तक कैसे उस व्यक्ति को आ पाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो नुकसान आप राष्ट्र संपत्ति का कर रहे हैं, साथ साथ आप अपना कर रहे हैं, अपना आप पहले कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो डिफेंस का बजट इतना है, अब यही समझने की बात है। लोग ये पूरे बात को नहीं समझ, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि ये हमारे पास फिगर है, अगर हम सभी लोगों को पेंशन देने लगेंगे नई नौकरियां में तो हमारा पास उतना पर्याप्त बजट नहीं। ठीक है, ये रहा डिफेंस का। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि जो अग्निपथ स्कीम है वो एक्चुअली है क्या। तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी ये तीनों अंग में इसे लिया जाएगा। गवर्नमेंट ये कह रही है ये गेम चेंजर है, यानी इंडिया के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अभी तक इस तरह नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, जो आर्मी की नौकरी सिर्फ 4 साल तक। अब 4 साल तक क्यों, आइए हम उसको जानें। तो इसे गेम चेंजर बनाया जा रहा है और हमारा जो सैनिक है, भारत में जो सैनिक है उनकी उम्र जो है वो एवरेज कितना है, 32 साल। सरकार ये कह रही है कि उनकी उम्र को हम अपने सैनिक को नौजवान एज में ले जाना चाहते हैं। अगर हम नौजवान को भर्ती करेंगे तभी देश का जुनून होगा, देश का जज्बा होगा, तभी हम पाकिस्तान और चाइना से अच्छी तरह से मुकाबला करेंगे। और ये उम्र कब आएगा, जब हमारे अंदर यंग ब्लड रहेगा। तो आर्मी का तर्क ये है, यानी डिफेंस का, कि जो एवरेज एज है 32 से हमको कितना करना है, 26 करना है। जब हम 32 से 26 लेके चले आएंगे तो हमारे पास यंग फोर्सेस आएंगे, यानी अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर का मतलब ही ये हुआ, यंग, जो जुनून हो उनके अंदर। अब आइए इस स्कीम में और क्या है, नो रैंक नो पेंशन, यानी जिनकी नौकरियां होंगी उनका कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। इसमें से दूसरी बात है 1 रिटेन, यानी 4 में से 1 आदमी को रखा जाएगा और उनकी सर्विस को एक्सटेंशन दिया जाएगा, बाकी 3 आदमी को उन्हें लौटा दिया जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है अग्निपथ का। लोग, कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जब हम घर पे लौटेंगे तो लोग यही ना समझेंगे कि हम रिजेक्टेड हो गए, हमें आर्मी से उस काबिल नहीं समझा इसलिए हमें लौटा दिया गया, पर ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए जो ट्रेड्स होगा उनके, उन्हें क्या कहलाएंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे।
यानी यंग सोल्जर्स कहलाएंगे। और उनकी पेमेंट की क्या होगी, तो उनकी सैलरी जो दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर की सैलरी उनकी रहेगी 4,76,000 इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो। और मंथ के हिसाब से पहली मंथ की सैलरी 30,000 रहेगी, लेकिन 30,000 में से उन्हें उनके हाथ में कितने आएंगे, 21,000 आएंगे। बाकी 9,000 कहाँ होगा, गवर्नमेंट के फंड में उसे रख दिया जाएगा और उतनी ही फंड 9,000 रुपया सरकार उसमें इन्वेस्ट करेगी और फिर ये जब 4 साल पूरा हो जाएगा तो उसे फिर ये लौटा देगी। जब ये स्कीम जब उन्हें लौटाएगी तो पहले ईयर का सैलरी आपका 30,000 रहा फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग, फोर्थ ईयर में यानी जब आप चौथे साल में जाएंगे तो आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ हो जाएगा। फिर इसमें से भी 30% रुपये सरकार रखेगी और 30% उसमें फिर वो ऐड करके फिर आपको जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह 11,71 लाख आपको रिटर्न करेगी। समझ रहे हैं बात, यानी आप 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे तब आपके हाथ में कितने पैसे होंगे, 11,71,000 और इन 4 साल में जो आपके पास जो सैलरी है ये होंगे, यानी करीब मान के चलिए 20 लाख कुछ समथिंग इफ आई एम करेक्ट। जो ये मैं फिगर इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं जो न्यूज पे देख रहा हूं, जो मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब आइए उनकी और क्या बेनिफिट रहेगी, इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इंश्योरेंस कवर कितना कराएगा, 48 लाख यानी 48 लाख का इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी के दौरान अगर वो शहादत हो जाते हैं, मींस देश के प्रति कुर्बानी दे देते हैं, तो उनकी फैमिली मेंबर को ये 48 लाख और ये 4 साल की सैलरी और प्लस 11 लाख प्लस 71 जो रहेगा बेनिफिट वो उन्हें दिया जाएगा। समझ रहे ना, ये जो है डिफेंस का प्लान है, गेम चेंजर प्लान है। दूसरी उसमें क्या है कि आपको 12th क्लास पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप 4 साल के हो जाएंगे, तो 12th पास की सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जब आप 4 साल की नौकरी पूरा कर लेंगे तब आपको लोन की भी बेनिफिट दिए जाएंगे, यानी लोन से आप कोई तरह का बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये भी छूट दिया जाएगा कि आप सीआरपीएफ में, पुलिस फोर्स में, स्टेट लेवल पुलिस फोर्स में कहीं भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। समझ रहे हैं, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इतना कुछ होने के बावजूद ये कैंडिडेट जो इसमें जाना चाहते हैं फिर वो ट्रेन को क्यों चला रहे हैं, रास्ते को क्यों रोक रहे हैं, ये सोचने वाली बात। बेनिफिट तो इतने सारे, पर वो क्या सोच रहे हैं, जब इतना बेनिफिट दिया जा रहा है तो फिर वो ट्रेन को क्यों जला रहे हैं। आज दरभंगा में जलाएं, मुजफ्फरपुर में जलाएं, छपरा में जलाएं, बगहा में जलाएं, समस्तीपुर में जलाएं, किसको जला रहे हैं। क्या आप आर्मी में नौकरी कीजिएगा, आप एयरफोर्स में नौकरी कीजिएगा, आप नेवी में नौकरी कीजिएगा, अपने देश की संपत्ति को जला रहे हैं। बात रखना है तो गांधीगिरी की तरह अपनी बात को रखिए। आप इनडिसिप्लिन हो गए, डिसिप्लिन वाला काम नहीं कर सकते हैं, ये सोच लीजिए। आइए अब कैंडिडेट की बारी है। कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या है, कैंडिडेट का कहना यह है कि जब हम नौकरी करके जब रिटायरमेंट होंगे, यानी कैंडिडेट का तर्क ये है आफ्टर 4 इयर्स, यानी 4 इयर्स आफ्टर जब हम गांव में जाएंगे। ज्यादातर ये कहां से लोग आते हैं, गांव से आते हैं। ये प्रॉब्लम बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी तो ये आंदोलन ये साउथ इंडिया में पहुंच गया। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जब 4 साल के बाद हम जाएंगे और 4 में से 1 आदमी को रखा जाएगा, 3 आदमी रिटर्न होगा,
तो जब गांव में अगर हम रिटर्न होके जाते हैं तो गांव वाले क्या कहेंगे, आर्मी का मतलब हुआ आन बान शान, तो वो तो यही ना कहेंगे कि आपकी शान नहीं थी इसलिए आपको नौकरी से निकाल दिया गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, कैंडिडेट ये बात सोच रहे हैं, उन्हें शान की बात, उन्हें लग रहा है कि 4 साल के बाद हमारी वो शान नहीं रहेगा, ये वो शायद सोच रहे हैं। इफ आई एम करेक्ट, समझ रहे ना बात। दूसरी क्या बात है कि कुछ लड़कों ये कह रहे हैं कि 4 साल में जब नौकरी करने का टाइम आता है तब हम रिटायर हो जा रहे हैं, यानी 24 साल की उम्र में हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो शादी, कोई अगर लड़की अपने उस लड़के से शादी करेगा तो यही कहेगा अरे ये तो रिटायर हो गया। गवर्नमेंट ये कहती है कि इतने साल के उम्र के लड़के तो अभी पढ़ाई करते हैं और उनके पास तो 20 लाख रुपए तक रहेंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए इतना प्रॉब्लम ये स्टैंड हो रहा है। दूसरी ये बात है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, उनकी जिस एज को लिया जा रहा है, तो कितने उम्र से लिया जा रहा है, तो 17.5 ईयर से लेके 21 ईयर्स, 2 साल तक कोई भर्तियां नहीं हुई। क्यों? कोरोना कोविड-19 के चलते। और जब भर्तियां शुरू हुई तो आग लगाना शुरू हो गया। तो सरकार ने एक नया भी स्टैंड लिया है, कहा है कि जिनकी भर्ती रुक गई थी, जिनका प्रोसेस हो गया था, उनकी 2 साल का हम एक्सटेंशन देते हैं, यानी वो 23 साल तक उन्हें लिया जाएगा। अगर उम्र उनका 21 साल कंप्लीट हो गया है तो और 2 साल का हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, अप टू 23 इयर्स की हम भर्ती हम कर रहे हैं। समझ रहे बात। तो ये प्रॉब्लम है। अब आप ये बताइए कि ये कैंडिडेट के हवाले से है, तो अगर हमें नौकरी करना है तो हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एज ए गवर्नमेंट के नाते हमें फ्यूचर भी देखना है, हमें अपना बजट भी देखना है, हमें सबकी सिक्योरिटी भी देखना है और अपना स्टैंड भी देखना है। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि हम इन सभी स्कीमों को इस तरह पहले से स्टडी करके लेके आए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर इम्पैक्ट ये होगा तो ये इसका बैकअप प्लान ये है। अगर इस तरह डायरेक्ट आएगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होते रहेगा। और पॉलिटिक्स तो होते रहेगा, हिंदुस्तान पॉलिटिक्सों का देश है, तो हर एक पार्टियां मौके के इंतजार में है। मैं उम्मीद करता हूं मोदी सरकार से कि आप कोई भी स्कीम लाइए, है ना, कंसल्टेशंस करके लेके आइए सर, है ना, क्योंकि आप सबसे प्रसिद्ध और मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने भारत की आन बान शान को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्कीम लाइए आप थोपिए मत लोगों के ऊपर, आप उनसे कंसल्टेशंस कीजिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मुझे पता है कि डिफेंस हमारी आन बान शान है और जो भी इसमें काम करेंगे उनकी आन बान शान रहेगा ही रहेगा। हैव ए नाइस टाइम।